Hello everyone. Today we are going to analyze the development of education system in colonial India, which can be divided into several phases. So what are these phases? So first of all, we see the first phase, which is before the passing of Charter Act 1813. तो सन 1813 से पहले क्या क्या स्टेप्स उठाए गए अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो लिया गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1781 में कैलकाटा मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। तो ये मदरसा इस्टेब्लिश किया था मुस्लिम लॉ की स्टडी के लिए। इसके बाद दूसरा स्टेप जो लिया गया वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो गवर्नर थे, जिसको अभी हम लोग नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को यूपी बोलते हैं, तो उसके जो गवर्नर थे वो थे जोनाथन डंकन। उन्होंने संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया था बनारस में। ये इस्टेब्लिश किया था 1791 में। ये संस्कृत कॉलेज जो बनाया गया था तो वो हिंदू लॉ और हिंदू फिलॉसफी की स्टडी के लिए बनाया गया था। फिर सन 1800 में हम देखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, वो इंडियन लैंग्वेजेस और कस्टम की स्टडी के लिए बनाया गया था। इस समय एजुकेशन की कोई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर नहीं था, और इसका पर्पस सिर्फ एक था कि जो क्वालिफाइड इंडियंस हैं उनकी सप्लाई हो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड फेज़ की। तो सेकेंड फेज़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्टर एक्ट था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, जिसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट सरकार ने दी थी। ये 1 लाख रुपए 1823 तक अवेलेबल हो पाए, लेकिन 1813 से 23 के बीच में भी कई सारी ग्रांट्स मंजूर हुई, जैसे कि कैलकाटा कॉलेज 1817 में स्टार्ट हुआ था। डेविड हेयर ने 1818 में हिंदू स्कूल स्टार्ट किया था। वेदांता स्कूल राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, और फर्स्ट कॉलेजेस जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे वो इसी समय हुए थे। मैकॉले कमेटी बनाई गई पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये इस कमेटी को ये डिसाइड करना था कि जो लैंग्वेज यूज़ होगी एजुकेशन के लिए वो लैंग्वेज कौन सी होगी। तो इसमें दो प्रकार के ग्रुप बन गए थे। इस कमेटी में 10 मेंबर्स थे। 5 लोग जो थे वो ये चाहते थे कि इंग्लिश जो है उसमें पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हों। 5 लोग चाहते थे कि इंग्लिश में ना हो, वर्निकुलर लैंग्वेजेस में हो। जो इंग्लिश को चाहते थे उनको एंग्लिसिस्ट कहा जाता है, जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस को चाहते थे वो उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। तो इसको एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपोर्ट फाइनली पब्लिश हुई 1835 में, और लॉर्ड मैकॉले जो कि इस कमेटी के हेड थे, उन्होंने एंग्लिसिस्ट का जो वर्जन था उसको स्वीकार किया। इस जो 1835 का जो मैकॉले मिन्यूट था, इसका जो मेन थ्योरी थी इसके पीछे, वो थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? तो इसमें यह था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो कुछ एलीट फैमिलीज ही अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो जो इंग्लिश एजुकेटेड एलीट हैं, वो जो पुअर मासेस हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वर्नेकुलर्स में, क्योंकि जो इंडियन एलीट हैं उनको इंग्लिश भी उन्होंने सीख ली है और वर्नेकुलर उनको आती है। तो इसलिए मासेस को भी एजुकेशन मिल जाएगी वर्नेकुलर्स में। तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। लेकिन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो फेल हो गई या नहीं चल पाई। अब हम आते हैं थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ ने सेकेंड फेज़ की कुछ लिमिटेशंस को हटाया। तो जो 1854 में वुड्स डिस्पैच हुआ, वो चार्ल्स वुड जो थे वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ इंडिया के। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी एजुकेशन के लिए। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, जिसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इसमें वुड्स डिस्पैच में कुछ कई सारी चीज़ें थी, इसकी रिकमेंडेशंस थी, उसकी वो देखते हैं। तो इसने एक स्ट्रक्चर दिया पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो काफ़ी हद तक अभी तक भी फॉलो होता है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो गांव में एजुकेशन है वो वर्निकुलर लैंग्वेजेस में हो, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पूरी वर्निकुलर हो। इसके बाद जो हाई स्कूल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आएंगे, उसमें एंग्लो वर्निकुलर हो, इंग्लिश भी हो वर्निकुलर भी हो। तो एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल्स होंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी होगी, जो केवल 3 प्रेसिडेंसी में थी, कैलकाटा में जो बंगाल प्रेसिडेंसी का कैपिटल था, बॉम्बे में और मद्रास में। इसमें 3 यूनिवर्सिटीज स्थापित होंगी, जिसमें केवल
इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 1857 में इस रिपोर्ट को मानते हुए बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई। बाद में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा इसमें वुड्स डिस्पैच में फ़ीमेल एजुकेशन की बात की गई थी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव था। पहला जो फीमेल एजुकेशन वाला स्कूल था वो था बेथ्यून स्कूल, जो 1849 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात थी। वोकेशनल ट्रेनिंग उस समय के लिए एक नई चीज़ थी। फिर हम आते हैं एक और कमीशन पे जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ और जिसने वुड्स डिस्पैच की वर्किंग को रिव्यू करना था, तो वो था हंटर कमीशन। ये 1882 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इसकी रिपोर्ट 1883 में आई। तो इसमें इन्होंने जो था प्राइमरी एजुकेशन को देखा कि इसकी एनालिसिस की, तो उन्होंने देखा कि इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, प्राइमरी एजुकेशन उतनी हो नहीं रही है। तो प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, ताकि वो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा फीमेल एजुकेशन की स्प्रेड की भी बात की कि जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, और वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की कि ये भी और ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ फेज़ की। तो फोर्थ फेज़ 1904 से 1919 तक का है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय थे तब पास हुआ था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी यूनिवर्सिटी के सेनेट के ऊपर। उन्होंने गवर्नमेंट का वीटो रखा था सेनेट के रेगुलेशंस के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, जैसे कि उनको टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ कर दिया गया था। केवल एफिलिएटिंग नहीं रही थी, उधर टीचिंग, स्टडी, रिसर्च, ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ में होने शुरू हुई थी। उनकी जो एफिलिएशन कंडीशंस थी वो भी और बढ़ा दी गई थी, और ये सब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में था। 1913 में एक नया जो रेजोल्यूशन आया, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हर प्रोविंस में कम से कम एक यूनिवर्सिटी ज़रूर होगी। तो फोर्थ फेज़ जो था, जो 1904 से 1919 में था, उसमें इतने ही डेवलपमेंट हुए थे। अब आते हैं फिफ्थ फेज़ में। फिफ्थ फेज़ की शुरुआत होती है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1917 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी की वर्किंग पे रिकमेंडेशन देने के लिए, और इसकी रिपोर्ट 1919 में पब्लिश हुई थी। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी? तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात सैडलर कमीशन ने इसमें ज़ाहिर की, वो ये थी कि हाई स्कूल के बाद सीधे यूनिवर्सिटी में छात्र ना आए। अभी तक 1919 तक सिस्टम ऐसा था कि हाई स्कूल के बाद लोग सीधे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में चले जाते थे। तो इन लोगों ने, सैडलर कमीशन ने, इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको कई लोग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये सैडलर कमीशन की खास बात थी। इसके बाद और कई यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, जिनमें से कुछ नाम हैं। इसके बाद हार्टॉग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1929 में। इसका एम्फेसिस था प्राइमरी एजुकेशन में, और इनका कहना था कि केवल डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही 8th के बाद हाई स्कूल में जाना चाहिए, जिनके कम नंबर हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन की भी इन्होंने, हार्टॉग कमीशन ने बात की थी 1929 में। इसके अलावा ये अभी तक हम लोग केवल ब्रिटिश के जो नियम थे उसको देख रहे थे कि उन लोगों ने एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया और क्या क्या उनके रेजोल्यूशंस थे। लेकिन इंडियंस ने भी वर्धा कमेटी, जो कि वर्धा कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें काम किया था। तो 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आई, जो जाकिर हुसैन कमेटी की अध्यक्षता में पारित हुई थी। तो इसमें क्या चीज़ें थी? तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ थी हैंडीक्राफ्ट को सिलेबस में इंक्लूड करना। ये महात्मा गांधी चाहते थे कि हैंडीक्राफ्ट सिलेबस में इंक्लूड हो। इसके अलावा इन्होंने पहले 7 साल जो स्कूलिंग के हैं उसको इन्होंने कंपलसरी के साथ साथ फ्री भी करने की बात कही थी, और टीचिंग जो है वो हिंदी में हो 7th क्लास तक, और इंग्लिश में टीचिंग 8th क्लास के ऑनवर्ड्स हो। ये सब चीज़ें रिकमेंडेशंस थी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी जो अंग्रेज़ों के समय में कमीशन बना था, वो था सार्जेंट कमीशन।
तो सार्जेंट कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन बहुत ही कम रिकमेंडेशन स्वीकार हुई। वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो स्वीकार हुई थी वो थी प्री प्राइमरी एजुकेशन में, यानी नर्सरी केजी को इंक्लूड करना। तो ये पूरा डेवलपमेंट था एजुकेशन का ब्रिटिश रूल में। हमने अब तक ये देखा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का ढांचा रखा, लेकिन जो ये शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ लाए थे वो इंक्लूसिव नहीं थी। उसमें कुछ इंग्लिश एजुकेटेड एलीट जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में थे, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थे, केवल वही शामिल थे। तो क्या आंकड़े क्या बताते हैं कि इंग्लिश के एजुकेशन जो सिस्टम भारत में लेके आए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आज़ादी तक। तो आंकड़ा ये बताता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब लिटरेसी रेट केवल 18% था, और फीमेल लिटरेसी रेट जिसकी कई बार बात जिक्र हुआ अलग अलग कमीशन में, उसका आंकड़ा यह है कि वो केवल 8.8% था, यानी केवल 8.8% फीमेल लिटरेट थी, 92% इलिटरेट थी। भारत में आज़ादी के बाद एजुकेशन पे बहुत काम किए गए, और 2011 के सेंसस में जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो 18% लिटरेसी रेट थी वो बढ़ के अब 73% हो चुकी है, और फीमेल लिटरेसी रेट जो केवल 8.8% थी वो अब 64.63% हो चुकी है। तो ये क्या क्या स्टेप्स लिए गए कि इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हमने किया कि 18% को हम 73% तक लेके आए। तो इसमें कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आई, जैसे कि 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उन्होंने पहली बार कहा था कि 14 इयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन किया जाए, और जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन में उसका एक्सपेंडिचर हो। 1986 में फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और उसने इसी पॉलिसी को रीइटरेट किया कि 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन हो, 6% जीडीपी के बराबर एक्सपेंडिचर हो। और इसमें सबसे खास बात 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये थी कि उन्होंने 10+2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, यानी 10th क्लास के बाद 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स जो पूरे इंडिया में होगा, क्योंकि उस समय कुछ जगहों पे 8+3 चलता था, कुछ जगह 10+2 चलता था। तो ये इन्होंने कॉमन किया 1986 में। इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप एजुकेशन की फील्ड में या आज़ादी के बाद हम मान सकते हैं सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप जो लिया गया वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसने राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में एक फंडामेंटल राइट, एक मूलभूत अधिकार बना दिया। इसके बाद सबसे रिसेंट जो स्टेप अभी लिया गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि एजुकेशन को इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को लर्न करने की बात कही गई है, स्किल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, 5+3+3+4 ये नया सिस्टम बनाया है 10+2 को रिप्लेस करके। तो ये सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिकमेंड की गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है यूएन चार्टर ऑन एजुकेशन, जिसने 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात की है कि बेसिकली एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो है, पहला है लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ में रहना हम सीखें, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखें, लर्निंग टू डू, कुछ समाज को देने के लिए हम सीखें, और लर्निंग टू बी जो इसका सबसे अल्टीमेट एम है। लर्निंग टू बी का मतलब है कि हम एक स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि वो क्या है, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन हु दे आर, इसके लिए हम तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।